सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। वो कैसी है रेणु जी? भाई बिल्कुल ठीक है। और हमेशा की तरह जब हमारे साथी मिल जाते हैं, यानी सखी सहेली कार्यक्रम में हमारे सब श्रोता जुड़ जाते हैं, तो भाई जो ये हमारा होना, अच्छा होना जो है वो दुगुणित हो जाता है, खुशी और हो जाती है। और फिर जाहिर है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं और आज हम अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड डे पर बात करेंगे, है ना? बिल्कुल, उस पर बात करेंगे और ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि नरेश मेहता जी के बारे में बात करेंगे जी। वो कहानीकार, उपन्यासकार भी हैं कवि के होने के साथ साथ। और बिल्कुल घर की जब बात आती है तो घर में किन किन चीजों का ख्याल रखें, इसको लेकर आज हम बताएंगे कि घर कैसे महकाएं, खासतौर से इस मौसम। बिल्कुल 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 जी, बहुत जरूरत है। भाई एक धारावाहिक है जिसका कि आप बराबर प्रचार प्रसार सुन रहे हैं। महिला सांसद की जो भी संघर्ष यात्रा है, जो उसने चुनौतियां स्वीकार की और कैसे वो संसद तक पहुंची, इसकी कहानी आप सुनेंगे शाइना एनसी के साथ। तो वो हम अभी 15 मिनट बाद प्रसारित करेंगे, जरूर सुनिएगा। ये आज इसकी पहली कड़ी है और ये मतलब मुझे तो उत्सुकता हो रही है कि इसमें क्या होगा, नेत्री में कैसी कहानियां होंगी उनके जीवन की। मंजरी की हमारे बहुत सारे साथी भी फेसबुक पर लिख रहे हैं और आज सोशल मीडिया डे भी है। बिल्कुल, हाँ, 30 जून है जी। तो ये जो है ना कि चांद तारों की बातें होती हैं, हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, पूरे ब्रह्मांड के बारे में हर व्यक्ति बहुत जिज्ञासु रहता है। तो आज जो एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह, एक खगोलीय पिंड होता है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जो कि ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, ये खगोल जो पिंड होते हैं, ये अपने आकार ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के क्षेत्र के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। एस्टेरॉयड को छोटे ग्रहों के रूप में समझा जा सकता है जो सौर मंडल के समय विकसित नहीं हुए थे। और ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये चट्टानों के बिग बैंग से बचे हुए भाग के रूप में भी जाने जाते हैं। वैसे कई सौ हजारों संख्या में भी ये हो सकते हैं। और जो ब्रह्मांड में रहस्य बने हुए हैं, अनदेखे हैं, इन्हें उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। और हम जानते नहीं हैं क्योंकि हमने देखा नहीं है, वैसी फोटो देखी है तो मतलब सामने तो देखने का वही नहीं है। और अच्छा है कि ना देखने को ज्यादा मिले। जब क्षुद्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी पर गिरकर बच जाते हैं तो इसी को उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड तो बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा। 30 जून को ये दिवस मनाया जाता है और इसके बारे में लोग जाने समझें। ये एक जो भी दिवस हम मनाते हैं ना मंजरी, वो इसीलिए होता है कि जो भी विषय है उसके बारे में लोग जिज्ञासु बने और जानकारी उन्हें और ज्यादा मिले। तो ये दिन मनाया जाता है। सन 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया, क्योंकि इस दिन साल 1908 के तुंगुस्का प्रभाव की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल, और हुआ यूं कि जब रूस के साइबेरिया में पाडकमेनिया तुंगसा नदी के किनारे घने वन क्षेत्र में 30 जून सन 1908 की सुबह अंतरिक्ष से जलता हुआ उल्का पिंड गिरा था। उल्का पिंड गिरने की वजह से 2150 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में 80 मिलियन पेड़ नष्ट हो गए थे। और हमारे सभी वैज्ञानिक इस रहस्य को पता लगाने में लगे हुए हैं। सोचिए रेणु जी, कितना नुकसान हुआ था। हाँ, लेकिन ये एक ब्रह्मांड की गतिविधि कह सकते हैं, या जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, नासा की अगर हम बात करें तो बराबर एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, अंतरिक्ष अनुसंधानकर्ता जो लोग हैं, वो इसके बारे में लगातार कुछ खोज करते रहते हैं, जानने की कोशिश करते रहते हैं कि और क्या क्या है। और ख़ास तौर से ये जो ग्रह गिरते हैं, वो उल्का पिंड हों या एस्ट्रोनॉइड की, ये जो इसकी बात है, एस्ट्रॉयड की बात है, ये सब किस तरह से तकलीफ दे सकते हैं या क्या क्या नुकसान कर सकते हैं, इसलिए ये पहले से सजग रहने की कोशिश करते हैं। एस्टेरॉयड की बात करें तो 2001 F032 सबसे पहले 2001 में देखा गया था कि ये आया था पृथ्वी पर, यानी कि उसको लोगों ने देखा लोगों ने क्या, अंतरिक्ष जो अनुसंधानकर्ता लोग हैं, उसमें जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इसको समझा इसके बारे में और स्पॉट किया इसको। बिल्कुल। और सन 2017 में से लेकर के प्रत्येक वर्ष 30 जून को ये दिवस मनाया जाने लगा। और इसके होने वाले खतरे को हम सभी
इस तरह से जानने लगे, समझने लगे और ऐसे अनगिनत रहस्यों से हमारा चाहे अंतरिक्ष हो या पृथ्वी हो या अन्य ग्रह हो, सभी में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिसे हमारे वैज्ञानिक खोज रहे हैं, जान रहे हैं और हम तक वो जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम जिज्ञासा होनी चाहिए, कहना चाहिए कि हम भी उसे जाने और समझे भी, और बच्चों में कुछ ऐसे संस्कार दें कि कुछ, क्योंकि वैज्ञानिक बनना बहुत कम लोग चाहते हैं, बच्चे खास तौर से जो हमारे प्रचलित विषय होते हैं उनमें ही जाना चाहते हैं या व्यवसाय होते हैं, लेकिन इसमें भी एक जिज्ञासु बने और बच्चों में वो जागृति बनाए रखें अलग अलग विषयों के लिए। मोहब्बत में निगाहें बहुत काम करती हैं, लेकिन चांद भी बहुत काम आता है। जी, चांद तो बहुत काम आता है, हर मौके पे साथ देता है, चाहे खुशी की बात हो, प्यार मोहब्बत की बात। कोशिश करते हैं कि कहीं कहीं छुप जाए, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है वाकई बहुत रहस्यमय है। इसके बारे में शायद पूरा सृष्टि समाप्त हो जाएगी, लेकिन नहीं समझ में आएगा ये क्या रचना है, समझ में नहीं आती प्रकृति की। कुछ ऐसा ही है, लेकिन खुशबू भी ऐसी ही लगती है ना कि बड़ी रहस्यमयी है। बिल्कुल, जैसे मोगरे के फूल से मोगरे की ही खुशबू आती है, अगर जूही का फूल लिया जाए तो उसमें से उसी की खुशबू आती है। ऐसे ही अलग अलग फूलों में या चीजों में कैसे खुशबू भर दी गई है ना? बिल्कुल सोच के लगता है। और देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो भी सुन रहे हैं, और कुछ हमारे एक श्रोता ने लिख कर भेजा है कि एक बेहतरीन खुशबू आपके पूरे दिन को बना और बिगाड़ सकती है। ये आपके मन मस्तिष्क को संतुष्ट कर आपके मूड को खुशनुमा एहसास से भर देती है। महक की वो चीज़ है जो हमारे भावनाओं और व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। एक कमरा जो ताज़ी खुशबू से भरा हो आपके मूड को तुरंत ताजगी से भर देता है। अच्छी खुशबू न केवल आपके मूड को उभारती करती है, बल्कि घर के काम को सुकून से करने के लिए आपको प्रोत्साहित भी करती है, क्योंकि ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि अच्छी खुशबू काम में ध्यान लगाने में हमारी मदद करती है। इसके अलावा खुशबू घर आए मेहमान पर आपकी अच्छी खासी छाप बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाती है। क्या बात है! पुराने समय से ही हम धूप, अगरबत्ती से लेकर अनेक चीज़ें घर को खुशबूदार बनाने के लिए जलाते रहे हैं। वहीं आजकल तो बाज़ार में ताज़ा सुखाए हुए फूल, डिफ्यूज़र्स, मोमबत्तियाँ, ये सब भी बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं जो बिना किसी धुएं के आपके कमरे को भीनी भीनी खुशबू से भर देते हैं। चूँकि खुशबू हमारे मन मस्तिष्क को यानी मूड को बनाने बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए आपके हर कमरे में अलग अलग तरह की खुशबू का होना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि अपनी पोस्ट को इन्होंने गुलाब की खुशबू से भर दिया है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात और मंजरी हम कहना चाहते हैं कि जो संघर्ष होता है या जो मेहनत होती है वो भी एक खुशबू की तरह होती है। तो हम ये कार्यक्रम नेत्री सुनाएंगे। किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं की उन्नति से मापी जा सकती है। 8 मार्च यानी महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अपने घर से लेकर देश की तरक्की में महिलाओं ने हर तरह से अपना योगदान दिया है। साल के 365 दिन उनकी बलिदान और परिश्रम को याद किया जाए तो भी कम है। 8 मार्च का दिन महिलाओं द्वारा की गई हर तपस्या का प्रतीक है और कुछ खास महिलाओं के बलिदान, परिश्रम और सफलता की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री में। मैं हूं शाइना एनसी और आज हम मिलेंगे एक ऐसे महिला सांसद से जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन संघर्षों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तो स्वागत करते हैं रीति पाठक जी को, जो कि मध्य प्रदेश की सिद्धि से लोकसभा सांसद है। चर्चा शुरू करने से पहले उनके जीवन के अब तक के सफर की एक झलक। सीधी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रीति पाठक का जन्म 1 जुलाई 1977 को सिंगरौली जिले के खटकरी गांव में हुआ था। पिता पेशे से वकील होने के नाते रीवा में रहकर वकालत करते थे, जिसके कारण रीति की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा दीक्षा रीवा में हुई। उच्च शिक्षा MA 1999 और LLB 2002 में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से ही किया। रीति की छात्र राजनीति की शुरुआत 1994-95 में तब हुई जब उन्हें कन्या महाविद्यालय में संयुक्त सचिव के लिए चुना गया। इसके बाद साल 1997 में रीति का विवाह
सीधी जिले के पतुलिखी गांव निवासी रजनीश पाठक के साथ हुआ, जो पेशे से समाज सेवक हैं। यूं तो रीति का संसद तक का सफर संघर्षों से भरा रहा। एक सामान्य परिवार में संघर्षों के बीच रीति राजनीति से शादी के बाद दूर हो गई थी, लेकिन पति रजनीश की इच्छा पर रीति ने फिर से राजनीति में उतरने का फैसला किया। तो डेफिनेटली देखिए, कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है जब उसकी आवश्यकता होती है। डेफिनेटली ये प्रकृति का नियम है। हमारे क्षेत्र में वैक्यूम एक क्रिएट था, ओवरऑल डेवलपमेंट अपने क्षेत्र का नहीं हो पाया था। एनी कम्युनिकेशन आप ले सकते हैं, रोड कम्युनिकेशन, रेलवे, हाईवे, एयरवेज, ओवरऑल हम लोग डिस्कनेक्ट थे। उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया। इट्स जस्ट नॉट ए पॉलिटिक्स, एक सोशल सर्विस है, यू कैन से। तो और डेफिनेटली इनका नेचर, इनका जो एक स्वाभाविक नेचर है, वो ऑलरेडी एक सोशल कामों में रुचि रखना और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना, वो इनको आता है। तो डेफिनेटली इन्होंने स्टार्ट किया। तो सिंपल सी बात है, पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, तो न तो हम उनके बिना पूरे हैं, न वो हमारे बिना पूरी हैं। तो दोनों का उसमें अगर एक बराबर चलें तो सही स्पीड पकड़ता है, सही गति पकड़ता है। तो और ये इनके अंदर वो काबिलियत थी, वो सक्षमता थी, हर चीज़ थी। तो सपोर्ट तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो नेचुरल है। छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रखने वाली रीति ने 2009 से राजनीति की शुरुआत की और पहली बार जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई। साल 2010 में भाजपा की सदस्यता ली और 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ी और जीतकर आज अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं रीति पाठक, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। क्षेत्र में भी इनका दौरा काफ़ी रहता है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी काफ़ी प्रयासरत रहती है। मैं इनको तो कभी शांत बैठते नहीं देखा है। और आज रीति पाठक कई समितियों की सदस्य भी हैं। रीति आज महिलाओं के लिए प्रेरणा और आदर्श हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनके जीवन की कहानी, उनकी जुबानी। बहुत अच्छा लगता है जब एक सक्षम महिला सांसद जो 2 बार जीत के आई है, एक ग्रामीण क्षेत्र से पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, ये सफर कैसा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया, क्योंकि ये कार्यक्रम कहीं न कहीं मेरे लिए बहुत प्रमुख है। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपने पूछा कि पंचायत से राजनीति तक का सफर। शाना जी, मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरा जन्म सिंगरौली जिले के एक छोटे से गांव में हुआ जिसका नाम खटखरी है। वहाँ मेरा जन्म हुआ और शिक्षा दीक्षा के लिए मेरे पापा जी अधिवक्ता थे और अभी भी अधिवक्ता हैं। वो 70 साल से ज़्यादा की आयु हो गई है, लेकिन अभी भी उनकी प्रैक्टिस उन्होंने बंद नहीं की है। वहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, मेरा स्कूल कॉलेज वहीं से हुआ। सिंगरौली और रीवा के बीच में एक और डिस्ट्रिक्ट आता है जहाँ मेरी शादी हुई, सीधी में, जिसके नाम से मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र जाना जाता है। और उस शादी के बाद में मैं मिजोरम चली गई और 14 वर्ष का सफ़र मैंने मिजोरम में तय किया। और वहाँ से आने के बाद मेरे पति रजनीश पाठक जी की जो प्रेरणा थी मेरे लिए कि तुम्हें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तुम्हें समाज के लिए अगर कुछ करना है तो इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान जी के उस नेतृत्व में मैं पंचायत का सफ़र मेरा तय हुआ और राजनीति के इस संसद का सफ़र मैं तय कर पाई। कौन सा ऐसा एक अनुभव है जिससे एक MA LLB राजनीति में आती है और फिर संसद पहुंचती है? शाना जी, बचपन से ही मेरा जो स्वभाव था ना, वो किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए जुझारू प्रवृत्ति का स्वभाव था। तो मैं अपने स्वभाव से बाज नहीं आई
और जब भी मैं कॉलेज में आई, स्कूल के बाद मैं कॉलेज में, स्कूल में भी यही मेरा स्वभाव रहा, कॉलेज में भी रहा, तो मैं लड़ती रही, जो चीज़ें गलत ना हो इसके लिए लड़ती रही। लोगों ने मिलकर मुझे संगठन के सह सचिव के लिए खड़े कर दिया, मैं चुनाव जीती, वो मेरा पहला चुनाव था। लेकिन आपको एक अनुभव में ज़रूर बताना चाहूँगी जो एक कारण बना प्रमुख रूप से, जो मेरे हृदय को झकझोर के रख देता है। जो रीवा में हमारा कॉलेज था, घर से कॉलेज तक का जो सफ़र था हम साइकिल से तय करते थे उस समय, स्कूल के बाद जस्ट, तो हमें साइकिल मिली हुई थी। सेकेंड ईयर में हमारे पेरेंट्स ने बाइक खरीद के दी थी, तो उसमें से आती थी मैं, चूँकि लंबा रास्ता पड़ता था। एक मंदिर हुआ करता था साइना जी, उस मंदिर में मंदिर के सामने कुछ बुजुर्ग लोग बैठा करते थे, उसमें एक बूढ़ी अम्मा जिसको देखकर मैं हमेशा मुस्कुराती थी, वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी। एक दिन उसने मुझे बुलाया, उसे लगा कि शायद मैं उसकी अपनी हूँ। एक दिन उसने मुझे बुलाया, बोला बेटा, उसने एक गंदा सा कागज निकालकर, जो सफेद तो था लेकिन गंदगी के कारण वो दूसरे कलर का रंग का हो चुका था, बोली बेटा एक चिट्ठी मेरे लिए लिख दोगे? मैं हंसी, मैंने कहा अम्मा तो आपका तो कोई नहीं है, मुझसे चिट्ठी क्यों लिखवा रहे हो आप? बोली बेटा ये चिट्ठी लिखना है किसी बड़े आदमी के लिए, जो वहाँ पर नेता है ना, उन्होंने वहाँ के स्थानीय नेता का नाम बताया, क्योंकि कॉलेज के परिसर से कुछ दूर ही उनका घर हुआ करता था। उन्होंने लिखवाया और चिट्ठी में लिखवाया कि मुझे वृद्धा पेंशन की ज़रूरत है, वरना आगे का जीवन मैं जी नहीं पाऊंगी, मुझे 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। मैंने लिखा, मुझे मेरे मन के अंदर तो बहुत दुख जैसा लगा, लेकिन फिर भी मैंने उनको लिखा और मैंने कहा अम्मा आप देकर आना। दूसरे दिन मैंने पूछा जब कि अम्मा चिट्ठी दिया आपने? अम्मा ने कहा चौकीदार को दिया है, लेकिन अभी तक कोई संदेश आया नहीं। कुछ दिनों बाद सैना जी दिवाली की छुट्टियां होती हैं, और दिवाली की छुट्टियों के बाद करीब 10 दिन के बाद मैं वापस कॉलेज लौटती हूँ। मैंने अम्मा को देखा नहीं। मैंने फूल वाले भैया से पूछा जो मंदिर के सामने हुआ करते थे, मैंने बोला भैया अम्मा यहाँ पर बैठा करती थी, कहाँ चली गई? बोले आपको पता नहीं है कि अम्मा कहाँ गई? अम्मा तो इन्हीं सीढ़ियों पर उनका एक दिन देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने जाने से पहले कहा कि आज भी मुझे भूखे पेट ही जाना पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उस अम्मा की वजह से आप राजनीति में आए? शायद सैना जी, क्योंकि पंचायत से राजनीति तक का सफर, अभी भी आपका प्रश्न मेरा खत्म नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा कारण था राजनीति में आने का। दूसरा एक मेरा स्वभाव हुआ करता था कि बचपन से ही कोई भी समस्या अगर सामने आई तो समस्या की जड़ तक जाना और उसको सुलझाने का प्रयास करना। लेकिन सोचा जाए तो आप MA LLB हैं और फिर नेशनल पॉलिटिक्स में अचानक से आ जाना, लोकसभा इलेक्शन लड़ना, दूसरी बार लोकसभा इलेक्शन लड़ना, क्या आपको लगता है कि बचपन से ये आपका लक्ष्य था? देखिए बचपन से तो कभी भी मुझे लगता है कि किसी का लक्ष्य नहीं होता। बचपन से कितने लक्ष्य बदलते रहते हैं, रोज नए लक्ष्य बिल्कुल बदलते हैं। पर इसके बाद जो ये घटना हुई, इस घटना ने मुझे झकझोर दिया था। ये सवाल भी उसी घटना के साथ जुड़ा हुआ है सैना जी, इसलिए मैं इसको जरूर बताना चाहूंगी। उसके बाद मेरी शादी हुई, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं मिजोरम चली गई, आइजोल में मेरा रहना हुआ। घर, बच्चे, पति, सामाजिक चीज़ें, ये सारी चीज़ों में व्यस्त हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना मुझे झकझोरती रही। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि ये घटना सबसे बड़ा कारण थी। राजनीति में आने की मेरी इच्छा तो नहीं थी, क्योंकि राजनीति का जो स्वरूप था, जो फ्रेम था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं था। शायद वो घटना भी एक कारण था और अन्य कारण भी था। और रिति जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे महिला आपके मध्य प्रदेश में आपको एक प्रतीक के रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि 14 साल वनवास और फिर वापस राजनीति में आना और फिर लड़ना इलेक्शन, और उस इलेक्शन में हम जानते हैं कि जो टिप्पणी हुई, अभद्र भाषा की इस्तेमाल हुई, और आपने इसको कैसे पर्सनली हैंडल किया? सैना जी, आपने बहुत सारी चीज़ें मेरे घर की बातों को बाहर लाकर रख दी। 14 साल वनवास, ये सेम लाइन हुआ करती है मेरे पतिदेव की कि 14 साल वनवास में थे हम लोग, मिजोरम में थे, अपने घर से दूर, अपने ज़मीन से दूर। आपने कहा कि बहुत सारे महिलाएं मुझे आदर्श मानती हैं, मेरे लिए कहीं ना कहीं सौभाग्य का विषय है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे क्षेत्र की जब बहनें, बेटियाँ या महिलाएं आकर बोलती हैं कि दीदी मुझे भी आपकी तरह बनना है, मुझे भी आपके साथ चलना है, आपके जैसा काम करना है, तो मेरे लिए ये एक सौभाग्य सा बन जाता है। आपने कहा कि अभद्र भाषा का उस राजनीति में प्रयोग, निश्चित रूप से कभी कभी कुछ कुंठित मानसिकता के लोग सामने से बोल देते हैं,
कभी कभी कुछ कुंठित मानसिकता के लोग जब आप उठ कर जाते हैं तो आपके पीठ पीछे बोलते हैं। तो शायद अभी समाज में बहुत समय है ऐसी मानसिकता वाले लोगों से छुटकारा पाने के लिए और लड़ने के लिए तो हम तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, और हर क्षेत्र में काम करने वाली हमारी बहन, हमारी महिलाएं तैयार हैं। एक महिला सक्षम है और पार्लियामेंट में सवाल उठाती है, तब गर्व से कहते हैं कि ये तो महिला है। शायना जी, आपने एक चीज जरूर देखी होगी बिल्ली के लिए, कि यदि एक बिल्ली को वो बहुत, अगर जंगली बिल्ली आ जाए सामने या घरेलू बिल्ली आ जाए सामने, अगर आप उसको जाने देते हैं तो वो आपको कुछ नहीं करती, सिंपली आप उसको रास्ता देते हैं और जाने देते हैं तो वो सिंपल निकल जाती है। लेकिन जब आप उसको दरवाजा बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं और बाहर जाने नहीं देते, तब वो बिल्ली अपने प्रोटेक्शन के लिए आप पर हमला करने का प्रयास करती है और कोशिश करती है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही विषय है महिलाओं में। राजनीति में आने के बाद महिलाएं बहुत डिसेंट होती हैं, अपने कार्य के प्रति बहुत जिम्मेदार होती हैं, बहुत वफादार, बहुत ईमानदार होती हैं, और इस बात को मुझसे अच्छा, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। रही बात जहां ऐसी विषय के आने के जो महिलाओं को अपशब्दों का प्रयोग करके उनको नीचा गिराने का काम करते, तो मुझे लगता है कि फिर से मैं कहूंगी ये उनके संस्कारों का ही विषय है, कि शायद कहीं न कहीं उनके संस्कारों में कोई कमी रह गई। वरना हम जैसी बहनें और हम जैसी महिलाएं जब घर से बाहर निकलकर काम करती हैं तो सुव्यवस्थित ढंग से हम व्यवस्था को बहुत अच्छे तरह से समझते भी हैं और उसको बनाने का भी प्रयास करते हैं। चाहे वो राजनीति की व्यवस्था हो, चाहे वो समाज की व्यवस्था हो, चाहे परिवार की व्यवस्था हो, या देश को चलाने की व्यवस्था हो, या वैश्विक स्तर पर अपने आप को पहचान बनाकर उसको व्यवस्थित करने की व्यवस्था हो। ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला आज देख रही है इस कार्यक्रम को, उनको क्या लगना चाहिए? आते हुए दिन में क्या राजनीति एक ऑप्शन है, या कठिन रहा है सफर, या क्या संघर्ष है जिसके बारे में आप उनको एक प्रेरणा के रूप में एक मिसाल भी देना चाहेंगे? तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जब बहुत सारी बच्चियां आती हैं, लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं कि मुझे राजनीति करना है, तो मैं उनसे सबसे पहले पूछती हूँ, राजनीति करना है या राजनीति के माध्यम से कुछ करना है? कुछ करना है, देश समाज के लिए। को बदलने के लिए, जिस क्षेत्र से आप संबंध रखते हो उस क्षेत्र को बदलने के लिए, उस क्षेत्र का विकास करने के लिए आपको करना है। अगर करना है तो साड़ी के पल्लू को कसकर बांधो और आप मेरे साथ चल पड़ो, या हमारे दल के साथ जो हमारा माध्यम बना है हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, जिसको मैं बहुत बड़ा श्रेय देती हूँ, और हमारे दल के वरिष्ठों को भी बहुत बड़ा श्रेय देती हूँ कि बहुत बड़े माध्यम के रूप में हमें यहाँ पर पहुँचाया है। तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि एक सशक्त माध्यम है राजनीति में आकर अपनी पहचान को बनाना, कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने आप को सशक्त माध्यम बनाना एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और इस पे मैं सबका, अपने ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी बहनों का, महिलाओं का, बेटियों का स्वागत करती हूँ जो कहीं ना कहीं मानती हैं कि मेरे जैसा उनको बनकर आगे चलना है। मैं, हो सकता है मैं प्रदेश के लिए या देश के लिए बन पाई हूँ, नहीं बन पाऊँ, पर शायना मुझे अच्छा लगता है कहने में कि मैं अपने क्षेत्र के, अपनी बहनों के लिए एक छोटे से आदर्श के रूप में स्थापित हो पाई हूँ। रीति जी, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या नेतृत्व का फर्क पड़ता है? जब कोई पार्टी में एक नेता हैं जिनका मन है सेवा भाव, तो उनके कौन से ऐसे योजना हैं जिससे आपको फायदा हुआ है? क्योंकि मध्य प्रदेश में केंद्र और आपके प्रदेश में दोनों एक ही सरकार है। बिल्कुल नेतृत्व का फर्क पड़ता है, और फर्क तब पड़ता है जब नेतृत्व किस भाव से जनता के साथ और सेवा कार्य के लिए जुड़ता है। लोग तुलना करते हैं, आज जब नरेंद्र भाई मोदी जी के जो योजनाएं हैं, जैसे जब मैं क्षेत्र से अपने निकलती हूँ और जब मैं वहां पर देखती हूँ कि जहाँ पर कच्चे मकान बने हुए थे, टूटे फूटे खपड़े लगे हुए थे, आज उस जगह पे पक्के से मकान बन गए हैं, ईंटे वाले मकान बन गए हैं, पक्के छत बन गए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये जिसने हर गरीब को लाभ पहुंचाया, हर गरीब को पक्के छत का सपना जिसने साकार किया, हर गरीब के घर पे कच्चे चूल्हे को हटाकर बड़े लोगों का जो एक देखने का वो होता था कि ये सिर्फ बड़े लोगों के पास ही हो सकता है, हर गरीब के रसोई में गैस चूल्हा भेजने का जो सपना साकार किया। आज आयुष्मान भारत के तहत आज बताइए 5 लाख का योगदान,
एक ऐसा गरीब जो अपने दवाई के लिए 5,000 का खर्च नहीं कर सकता, एक ऐसे गरीब की पत्नी या माँ छुपा छुपा कर अपनी बीमारियों को सिर्फ इसलिए रखती थी कि यदि उसने अपने घर के मालिक या मुखिया को बता दिया तो वो पैसा कहाँ से लेकर आएगा, जिसकी रोज की कमाई सिर्फ 200, 300 या 500 हुआ करती थी। तो आज उसकी व्यवस्था के लिए, उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की योजना है। आज देखिए गांव के कोनों कोनों में आज प्रधानमंत्री के उस योजना के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो योजना है वो उससे सारे गांव के कोने कोने जगमगा रहे हैं। क्या महिला का समर्थन करती है, या आपके निजी जिंदगी में आपको लगता है कि पुरुष का हाथ ज्यादा रहा है, फैमिली सपोर्ट रहा है? किसने रीति पाठक जी को 2 बार संसद तक अपने वोटर्स तो अपने जगह है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम कहाँ है? देखिए, एक ऐसा विषय है कि जब आप की शुरुआत होती है, आपके अस्तित्व को निखारने या बढ़ाने के लिए किसी की प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। और वो प्रेरणा मेरे लिए बनकर उभरे मेरे पति रजनीश पाठक जी, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं एक ऐसी महिला हूं जो किसी पुरुष के माध्यम से जिसके अस्तित्व में निखार आया, जिसके व्यक्तित्व में निखार आया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से मैं इस बात को मानती हूँ और मानते रहूंगी, और मैं सबको मानती हूँ कि बिना परिवार के सहयोग से आपके अंदर की जो आत्मबल की जो मजबूती है वो हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी होती है। एक कोना जो है वो खाली रहता है। परिवार का जो सहयोग है वो आपके आत्मबल को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। बहुत अच्छा कहा आपने। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जो महिला इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में, उनको एक मैसेज और एक संदेश आप देना चाहते हैं कि राजनीति में क्यों आए या क्यों न आए? देखिए, मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगी। मैं मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, मेरी सहेलियों के लिए जो इस राजनीति, मेरी सहेलियाँ मेरी हमदम बन चुकी हैं, उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि जरूर आपको घर से बाहर निकलना है, और घर से बाहर निकलकर आपको समाज के लिए, भले ही माध्यम आपका राजनीति हो, आपको आपके समाज के लिए कुछ सोचना है, कुछ करना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है। क्यों नहीं आए, इसके लिए मैं बिल्कुल, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। आने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हम अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो समाज का उत्थान कैसे होगा? नारी में एक शक्ति होती है समाज का उत्थान करने के लिए, व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, अच्छे बुरे की पहचान करके अपने आगे आने वाली नई पीढ़ी को बताने के लिए, और निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी चीजें जो संवेदनाओं के साथ काम करने की जरूरत पड़ती है, उसको करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रीति जी। आप तो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सब कुछ हैं, और अभी एक रोल मॉडल भी आपके क्षेत्र में। तो ये थी आपकी महिला सांसद रीति पाठक की कहानी, जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज के शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनके संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार। भाई देखो, ऐसा है ना कि ये जो कितनी प्रेरणादायी बात और किस तरह का आत्मविश्वास रीति जी में दिखाई दिया, हमें सुनाई पड़ा। उनकी आवाज में वो जो दमखम है ना, वो पता चल रहा है कि जी। और उनकी जो कहानी थी उसमें सुनकर एकदम उस समय डूबते चले जा रहे थे कि क्या कितना संघर्ष था उनके जीवन में। या बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ एक लाइन जो थी उनकी बहुत अच्छी लगी कि आप राजनीति करना चाहती हैं या इसमें आकर राजनीति के लिए कुछ करना चाहती हैं। सही बात है, वाकई बहुत बड़ी बात है। हम सिर्फ और सिर्फ घर में बैठकर ये कमी वो कमी और इनकी बात उनकी बात करते रहते हैं, लेकिन हाँ, मैदान में उतरकर जब काम करेंगे तब समझ में आएगा। और हमारी जो इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही कि महिलाएं जब आप बाहर निकलती हैं तो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से निकलती हैं और बहुत तरीके से काम करती हैं। बिल्कुल, और सारी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाती हैं वो। और देखिए ना रेणु जी, आज है 30 जून, सभी को पता है, लेकिन आज सोशल मीडिया दिवस भी है क्योंकि आज तो सभी मतलब ये लोग इसी से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से, सोशल मीडिया। इसमें दूरियां बहुत हैं कि नजदीकियों में तब्दील हो गई हैं। और आज जो कार्यक्रम हम तुरंत दे रहे हैं, लोग इसकी प्रशंसा भी लिखकर भेज रहे हैं, ये सिर्फ इसी माध्यम का ही कमाल है ना। बहुत सारे पुराने दोस्त मिल गए इसके माध्यम से,
फिर बहुत सारी चीज़ें ताज़ा हो गई, बहुत सारे ऐसे व्यंजन थे, खासतौर से अगर अब बहनों की बात है तो जरूर करेंगे बिल्कुल, कि जो बहुत पुराने ज़माने के थे उनको बनाने की विधि बड़ी आसानी से हमें मिल जाती है। और कला भी तो सीखी लोगों ने इसी माध्यम से। गायन में भी लोग रुचि ले रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना। और साल 2010 में 30 जून के दिन ही सोशल मीडिया दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी और हर समय अपने स्मार्टफोन के ज़रिए हम इससे जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए हम बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं कि कहाँ क्या क्या हो रहा है और कितनी प्रतिभाएं हमें वहाँ पर मिलती हैं, ज्ञानवर्धक बातें होती हैं। और रेणु जी, बिजनेस का भी एक माध्यम हो गया है हमारा सोशल मीडिया। बिल्कुल माध्यम हो गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आधुनिक तकनीक का कमाल है कि ठीक है, मौसम की जानकारी होती थी लेकिन आम जन तक नहीं पहुँच पाती थी, अब पहुँच जाती है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो एकदम कहना चाहिए प्रामाणिक हो, अद्यतन हो, वो हमें तुरंत मिल जाती हैं। ख़ासतौर से इस अगर हम दिक्कत की बात करें इस कोरोना काल में भी, तो हमें बहुत ज़्यादा जो भी जानकारी थी उसको जुटाने के लिए बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा, बड़ी आसानी से मिल रही थी। तो सोशल मीडिया का कमाल तो है ही। और गानों की भी जब बात आती है तो हम कोई भी गाना कहीं भी कभी भी सुन लेते हैं। बिल्कुल, और ये जो है विविध भारती का भी कमाल है। बिल्कुल कमाल है। और अब जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कारों की, तो उसमें आज हम बात करेंगे कवि, साहित्यकार, कहानीकार नरेश मेहता जी की। आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ एक नया आयाम दिया वे हैं हिंदी के यशस्वी कवि श्री नरेश मेहता, जिन्हें उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए सन 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नरेश मेहता का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाजापुर कस्बे में हुआ। बनारस विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में इन्होंने कार्य किया। जी, नरेश मेहता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली रही और शिल्प और अभिव्यंजना के स्तर पर उसमें काफ़ी कहना चाहिए एकदम ताजगी थी और एक नयापन भी है। विषय के अनुरूप बहुत खूबसूरती से, बहुत भावपूर्ण आपकी लेखनी चलती है और इतना प्रवाह रहता है कि पढ़ने वाला बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है। उनके काव्य में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, वैसे भी कविताएं जो होती हैं अपनी बहुत खूबसूरत शिल्प के लिए जानी जाती हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि शिल्प इनकी बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन इसके साथ साथ अपने काव्य में इन्होंने रूपक, मानवीकरण, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अलंकारों का भी बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राचीन उपमानों का ही प्रयोग किया, बल्कि नवीन उपमानों के साथ ही भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और नवीन द्वंद्वों का भी प्रयोग बड़ी खूबसूरती से आपने किया। नवीन जो उनका विषय जो था नवीन भी था और उसके साथ साथ छंद और उसके साथ साथ जो परंपरागत चीजें थी, अलंकार और ये सब उपमानों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। और रेणु जी, जब इन सब का लेखनी में हम शामिल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो कविता बहुत ही सुंदर बन के सामने आ जाती है। और इसी तरह उन्होंने दूसरा सप्तक के वे जो थे प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही उन्होंने इंदौर से प्रकाशित चौथा संसार हिंदी दैनिक का संपादन भी किया। उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। और आपका मूल नाम जो था वो पूर्ण शंकर शुक्ला था। नरसिंहगढ़ की राजमाता ने इनका नाम नरेश रखा था, बाद में नरेश मेहता के नाम से इनको ख्याति मिली। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नरेश मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। और उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बहुत सारे काव्य संग्रह भी हैं, प्रबंध काव्य है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है। लेकिन 4 पंक्तियां सुनाना चाह रहे हैं मंजरी, है ना। पीले फूल कनेर के, ये शीर्षक है कविता का और यहीं से शुरू होती है कविता। पीले फूल कनेर के पथ अगोरते, सिंदूरी बड़री अखियन के, फूले फूले दोपहर के, दौड़ी हिरना बन बन अंगना, बेतवनों की चोर मुररिया, समय संकेत सुनाए, नाम बजाए, सांझ सकारे, कोयल तोतों के संहारे, ये नयन तारे खोजे कूप बावली झाऊ, बाट बटोही जमुन कछारे, कहाँ रास के मधुपलास हैं, कहाँ रास के मधुपलास हैं, बट शाखाओं पे सगुन टाकते मेरे मिथुन बटेर के, पीले फूल कनेर के, पाट पट गए कगराए तट, सरसों घेरे खड़ी हिलाती,
पीत सवरिया सूनी पगवट सखी, फागुन की आया मन पे हलद चढ़ गई। हलद यहाँ पर हल्दी के लिए हल्दी जी। सखी, फागुन आया मन पे हलद चढ़ गई, मेहंदी महुए की पछुआ में नींद सरेखी लाज उड़ गई, कागा बोले मोर अटरिया, इस पाहुन बेला में तूने चौमासा क्यों किया पिया, क्यों किया पिया। ये टेसू सी नील गगन में हलद, चांदनी उगाई री उगाई री उगाई री, पर अभी न लौटे उस दिन गए सवेर के, पीले फूल कनेर के। कितनी खूबसूरत कविता, और जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है हिंदी के, तो वो बहुत ही जाने पहचाने शब्द और बहुत मन में उतरते हुए शब्द है ना। हाँ, और हलद सरीखी लाज उड़ गई, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत भाव से भरी ये कविता थी। और रेणु जी, अब जो हमारे इन्होंने काव्य संग्रह की आपने बात करी थी ना, तो इनके काव्य संग्रह में अरण्या, उत्सवा, बोलने दो चीड़ को, वन पाखी सुनो, तुम मेरा मौन हो, और इसी तरह इन्होंने प्रबंध काव्य में संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, और इनकी जो कहानी संग्रह उसमें एक समर्पित महिला, जलसा घर, कितना अकेला आकाश, ये इनकी कहानी संग्रह है। और उपन्यास साथ हाँ? जी, उपन्यास भी बहुत लिखे हैं ना। हाँ, उपन्यास आपने लिखे हैं, उसमें डूबते मस्तूल, वो पथ बंधु था, और चैत्या, दो एकांत, धूमकेतु एक श्रुति, प्रतिश्रुति, प्रवाद पर्व, हम अनिकेत आदि हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इनके उपन्यास भी हैं। और खूब आपने लिखा, और बड़े सरल शब्दों में, बड़े प्यारे शब्दों में जो प्रवाह है, वो जैसे अभी हमने कविता आपको सुनाई, उसमें देखते बनता है। बिल्कुल देखते बनता है। और रेणु जी, नरेश मेहता जी को सन 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इस तरह उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, यात्रा, वृत्तांत, कविता पर भी लेखनी चलाई। और उनके साहित्य में आधुनिकता का बोध दिखाई देता है। अपने प्रसिद्ध प्रबंध काव्य संशय की रात में जब राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए उन्होंने उस वक्त क्या संशय मन में उठ रहा था, ये भी उन्होंने अपनी लेखनी से बतलाया। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति के प्रति उनका विशेष लगाव था। वे आधुनिकता, और जैसा कि आपने पहले कहा ही था कि नवीनता के प्रबल समर्थक होने पर भी वे भारतीय संस्कृति के प्राचीन मूल्यों की अवहेलना नहीं करते थे। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो उनके लेखन में, मंजरी, अगर पढ़ा हो तो सामान्य जनजीवन की झलक, अभी जो कविता भी है, जैसे समाज का यथार्थ चित्रण, मान्यताओं, परंपराओं को आपने उकेरा है बड़ी खूबसूरती से, और इंसान की जो भावनाएं हैं वो बड़ी प्यार से आपने प्रस्तुत की हैं। इससे मन ओतप्रोत हो जाता है, और सारे संसार को एक कुटुंब के समान मानने वाला ही ऐसा कर सकता है। ये आपकी लेखनी से लगता है, और इसीलिए वे सभी के लिए सुख शांति की कामना करते हुए दिखते हैं अपने रचनाओं में। और उनके काव्य में प्रकृति चित्रण जो है, प्रकृति चित्रण की एक अनूठी ही छटा देखने को मिलती है। बिल्कुल। और इनकी जो एक कविता है रेणु जी, हिमालय के तब आंगन में, हिमालय के तब आंगन में झील में लगा बरसने स्वर्ण, पिघलते हिमवानों के बीच खिलखिला उठा दूब का वर्ण, शुक्र छाया में सूना फूल देख उतरे थे प्यासे मेघ, तभी सुन किरणाशव की टाप, भर गई उन नैनों में बात, हो उठे उनके अचल लाल, लाज कुंकुम में डूबे गाल, गिरी जब इंद्र दिशा में देवी, सोम रंजित नैनों की छाह, रूप के उस वृंदावन में। क्या बात है, वाह। और आगे है, व्योम का ज्यों अरण्य हो शांत, मृगी शावक सा अंचल थाम, तुम्हें मुनि कन्या सा घन कलांत, तुम्हारी चंपक बाहों बीच, हटीला लेता आंखें मीच, लहर को स्वर्ण कमल की नाल, समझ कर पकड़ रहे गजबाल, तुम्हारे उत्तरीय के रंग, किरण फैला आती हिम श्रृंग, हंसी जब इंद्र दिशा में देवी, सोम रंजित नैनों की छाह, मलय के चंदन कानन में, हिमालय के तब आंगन में। और इस तरह की रचनाएं जब भी पढ़ते हैं तो हम कुछ सीखते हैं, हमें लगता है कि हम भी कुछ लिखने लग जाएं, है ना, और मन तो प्रसन्न हो ही जाता है। बहुत सुंदर तरीके से चित्रण। और अगर हम बता दें कि नरेश मेहता जी ने अंतिम सांस ली 22 नवंबर सन 2000 में, और जीवन भर साहित्य साधना में लीन रहे, और हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि किस तरह से एक सरल शब्दों के माध्यम से आसपास के जीवंत चीज़ों को देखते हुए हम किस तरह से रचना कर सकते हैं। और ये उनका रचना संसार जो हमने प्रस्तुत किया। और जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली, जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब, उनकी जो धूल गर्दा है वो धुल जाती है, वो एकदम चमक जाते हैं पेड़ पौधे। लेकिन वहीं कहीं घर घर में कुछ ऐसा भी रहता है कि थोड़ा सा लगता है कि कुछ अजीब सी, कुछ अलग ढंग की महक आती हो, जिससे कि हम छुट्टी चाहते हैं। बिल्कुल, नमी
हो जाती है। हो जाए। हाँ, तो उसके लिए कुछ कुछ प्रयास किए जाते हैं और उसमें कुछ थोड़ा सा हम भी बता सकते हैं कि घर में खुशबू बनी रहे, अच्छी रहे और आपको अच्छा लगे। जैसे कि हमारे साथियों ने साझा भी किया कि एक अलग मन बन जाता है हमारा। तो इसके लिए हो सके तो आप कपूर जला लें और उसके पहले खिड़की दरवाजे बंद कर लें। कपूर जब जल जाए तो उसकी थोड़ी देर बाद अगर आप चाहें तो खोलें खिड़की, नहीं तो नहीं भी खोल सकती हैं। और इसके साथ साथ ऐसा करने से क्या होता है, जो भी संक्रमण होता है फंगस आदि का, उससे छुटकारा मिलता है और गंध से छुटकारा मिलता है। और उसके साथ साथ एक जो कपूर की अपनी भीनी भीनी खुशबू है वो अलग आनंद देती है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आप चाहें तो थोड़ी सी जो आपके घर में हवन सामग्री हो उसको भी आप जला करके कर सकते हैं, जो भी आपके पास मिल जाए, या अगरबत्ती है, धूप है, इसको भी आप जला सकते हैं। और अगर आपके पास आपके पसंद के फूल कहीं मिल जाएं आपको, तो उनको कांच के बाउल में रख सकते हैं, पानी भर करेंगे, जिससे कि वो आपका घर महकेगा और सुंदर भी दिखेगा। और या जो आपके पास पंखुड़ियाँ हैं, गेंदे की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो बहुत महकती हैं, जरा सा हाथ में लेते ही वो महकने लग जाती है। तो उसको भी आप पानी में उबाल करके, छान के, ठंडा करके, स्प्रे बॉटल में भर के आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। कमरे को जो खुशबूदार रखने का, यानी रूम फ्रेशनर जो हम प्रयोग में लाते हैं, उसके स्थान पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बेला मोगरा तो है ही है अपना, जो बहुत ऐसे ही आप रख दीजिए। इसको भी उबाल के कर सकते हैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। उसको तो आप पानी में रख लीजिए और वैसे ही महकने लगता है। बिल्कुल। तो यानी कि कोई भी ऐसी तश्तरी हो या शीशे का बड़ा बाउल हो, उसमें थोड़ा पानी डालकर उसमें आप डाल देंगे ये ताजे फूल, तो कमरे में खुशबू बनी रहेगी। जी। और जो कीड़े मकोड़ों के डर से जो हम लोग खिड़कियां नहीं खोलते हैं, दरवाजे बंद रखते हैं, तो क्या होगा कि आपके घर में गंध भरी रहेगी। तो आप थोड़ी देर के लिए सुबह शाम सिर्फ बंद करिए, जिस समय कीड़ों का लाइट जलाते कीड़े अंदर आने लगते उस समय बस बंद करिए, बाकी आप खोल के रखिए। या आपके घर में खिड़की दरवाजा जाली लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो फिर आप पूरे टाइम खोल सकते हैं। मतलब वही है कि जब जैसे आप देखें कि बारिश का पानी अंदर आ रहा है तो बंद कर लें, फिर अगर लगे धूप आ गई है तो फिर खोल लीजिए। थोड़ा सा व्यायाम मेहनत तो करना ही पड़ेगी, व्यायाम करती रहें तो अच्छा रहेगा। इससे आपके घर भी अच्छा रहेगा और शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। और कुछ नहीं तो रुई के फाहे में अगर आपके पास कोई भी खुशबूदार इत्र वगैरह है तो आप उसको भी रुई के फाहे में छिड़क करके आप रख सकती है, तो वो भी महका देगा घर। ये भी बात अच्छी है। और बहुत सारे ऐसे इत्र होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, तो उनको आप ऐसे भी डाल सकती हैं पानी में और उसका भी स्प्रे कर सकती हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि हमारे पायदान हो, वो सब जो बहुत मोटे कपड़े होते हैं वो नमी रखते हैं अपने अंदर, और उसकी वजह से कुछ एक अलग ढंग की महक कमरों में भरी रहती है। तो कोशिश करें जैसे ही धूप आए उन्हें सुखा दें खूब अच्छी तरह से, ताकि वो एकदम सूख जाए। ऐसे ही साबुन आदि का भी ध्यान रखें, धूप आए तो उन्हें दौड़ दौड़ के सुखाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए। और रेणु जी, नमक भी गंध को सोख लेता है, नमी को सोखता है, तो आप चाहें तो नमक भी कटोरी में या आप कपड़े की थैली में बनाकर रख सकते हैं, लेकिन इसको आप 2-3 दिन बाद आप बदलते रहिए तो वो नमी और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। और इसी के साथ साथ जो पोछे का कपड़ा होता है उसकी सफाई पर बहुत ध्यान दें, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जर्म्स बहुत हो जाते, तो आप रोज अपने उस कपड़े को धोइए। जर्म्स तो होते हैं, लेकिन एक जो उसमें अलग ढंग की जो महक होती है वो भी आ जाती है, तो बेहतर है उसको सुखाएं, उसके संग संग इत्र आदि का भी इस्तेमाल करें। लेकिन फिलहाल हम छुट्टी लेना चाहते हैं, बिल्कुल समय नहीं है। तो मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली।